अगर परेशान हो तो बात करो जी। घुट घुट के मत रहो बात करो, वॉल्केनो फटने दो, अकेले बैठ के रोने से अच्छा किसी के साथ बैठ के रो। वो बहुत ज्यादा डिटरमिनेड था, उसको था कि मैंने वर्दी डालनी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी की बात है कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो उसको मिला जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बिल्कुल ये मेंटल स्ट्रेंथ है। 5th क्लास के आसपास की बात है कि जब मैंने पहली बार किसी को ये कहा था कि मैं आईपीएस बनूंगा, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल जो सामने रहते थे वो आईपीएस हैं, आज भी वो सर्विंग आईपीएस हैं। तो उनको देखा था मैंने पहली बार। तो ब्यूरोक्रेट्स को सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि आप जो हो ना स्टील फ्रेम हो, कि स्टील फ्रेम का मतलब है कि अनब्रेकेबल बॉन्ड है ये। तो ब्यूरोक्रेट्स ही जो हैं वो एक तरह से देश चला रहे हैं बैक एंड पे रह के। ब्यूटीफुल सर, इट्स जस्ट लाइक कि बिहाइंड द कैमरा वाला जो कैमरामैन होता है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। कोई आदमी आया यार यूनिफॉर्म में आया है और पीछे पूरी गाड़ियां आई हैं। स्वागत है आपका राज आईएएस एकेडमी की गपशप पॉडकास्ट में। और आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपको कोई भी सवाल है तो हमारे साथ राज आईएएस एकेडमी के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। और आज हमारे साथ अनुज सर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। ओके सर, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा ही बातचीत शुरू करना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको यूपीएससी टीचिंग फील्ड में कितना एक्सपीरियंस, लाइक कितने टाइम से आप पढ़ा रहे हैं? मैंने पहली क्लास ली थी 2016 में। 2016 में मैंने करंट अफेयर्स से पढ़ाना शुरू किया था। तो 2016 में अक्टूबर का महीना था, ठीक है। मुझे डेट भी याद है कि डेट थी 22 अक्टूबर की पहली क्लास थी मेरी। 22 अक्टूबर 2016 की पहली मेरी क्लास थी। तो पहले 6-7 महीने मैंने पढ़ाया करंट अफेयर्स। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आ गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू शुरू किया था अगस्त 2017 में। तो अगस्त 2017 में मैंने राज सर को ज्वाइन किया था। तो उससे पहले मैं कहीं और पढ़ाता था। 1 साल मैंने 6-7 महीने कहीं और पढ़ाया। तो अगस्त 2017 में मैंने राज सर को ज्वाइन किया। और फिर जो अब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ जैसे पॉलिटी है, आईआर है, तो ये मैंने पढ़ाना शुरू किया है दिसंबर 2017 से। तो तब से लेके अब तक फिर अब ऑलमोस्ट आप हिसाब लगाइए 7 साल हो गए। ऑलमोस्ट 7 years। सर अच्छी बात है आपको डेट्स भी याद है। हाँ, डेट्स भी याद हैं क्योंकि मेरे को एक्चुअली एकदम से ही वन ऑफ माई टीचर, वन ऑफ माई मेंटर, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कि यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल। क्योंकि उस टाइम पे यूपीएससी का पेपर होके हटा था, तो लिस्ट आई थी तो सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा डिमोटिवेशन से होती है, तो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार क्या किया जाए। तो क्योंकि 7 के लोग सिलेक्ट हुए थे तो ज्यादा दुख था। तो 3 इडियट्स वाला डायलॉग सच है ये। उनके लिए खुशी भी थी पर ये भी था कि यार साथ ही तैयारी करते थे, ये हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर था जी। तो उस समय के ऊपर फिर सर ने बोला कि यार तू एक काम कर, तू क्लास लेके देख। तो फिर उन्होंने मेरे को जो उस इंस्टीट्यूशन के ओनर थे उनसे मिलवाया और फिर वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हुई। तो आउट ऑफ द ब्लू रैंडम ही एक तरह से जर्नी स्टार्ट हुई जी। सर पर ब्यूटीफुल चीज है कि आपने स्टिल गोइंग ऑन एंड आज आप हमारे साथ बैठे। हाँ, बिल्कुल सर। ओके, टीचिंग का तो अलग बात है, लेकिन जब आपने अपनी स्टडीज शुरुआत की, लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी आपने? जर्नी का जैसे ना कुछ चीजें होती हैं कि जो इंसान को मोटिवेट कर जाती हैं या हमें अननोइंगली भी ना इंस्पायर कर जाती हैं, इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। तो बहुत छोटा था मैं, मेरे को याद है कि मैं 5th क्लास के आसपास की बात है कि जब मैंने पहली बार किसी को ये कहा था कि मैं आईपीएस बनूंगा। क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल जो सामने रहते थे वो आईपीएस हैं, आज भी वो सर्विंग आईपीएस हैं। तो उनको देखा था मैंने पहली बार, क्योंकि तब तुम छोटे थे, तब तो यही क्रेज होता था कि कोई आदमी आया यार यूनिफॉर्म में आया है और पीछे पूरी गाड़ियां आई हैं। तो तब तो वही क्रेज था कि यार ये क्या चीज है कि इतनी पावर, इतना कि सारी सड़क रुक गई उनके लिए। क्योंकि वो सिलेक्ट होने के बाद सर्व उन्होंने करना शुरू किया था। उसके बाद पहली बार अपने घर आए थे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो हमने देखा कि यार ये क्या चीज है, कि ये आदमी कौन है। तो फिर मैंने फादर से पूछा तो पिताजी ने बताया कि आईपीएस हैं ये। तो तब मैंने पहली बार किसी को बोला था कि मैं आईपीएस बनूंगा। फिर धीरे तो तब से मेरे को ये था कि मैं जाऊंगा तो इसी फील्ड में जाऊंगा। मुझे तब ऑब्वियसली 5वीं-6वीं कक्षा में किसको पता होता है कि यार कि कैसे तैयारी होती है, क्या होता है। तो धीरे जब मैंने फिर कॉलेज में गया तो मेरे को ये था कि यार मैंने करना तो यूपीएससी। तब तक मेरा मन बन चुका था, पर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका था। कि आईपीएस से मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आईएफएस आ चुका था कि मैं फॉरेन सर्विसेज में जाऊंगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो मेरे को शुरू से फिर तब से यही था कि मेरे को याद है कि इट वाज समवेयर अराउंड फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज से ही मेरे को ये था कि मैं फॉरेन सर्विसेज में जाऊंगा। तो वही मेरा एक था। तो मैंने तैयारी शुरू करी थी 2013 में। तो 2013 से मैंने तैयारी शुरू करी थी इसी सपने के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मैं आईएफएस बनूंगा, यूपीएससी क्रैक करके। ये मुझे पता था कि आईएफएस बनने के लिए रैंक बहुत अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जनरली आईएफएस जो हैं वो टॉप 100 में खत्म हो जाते हैं।
ओह, ओके। तो मेरे को पता था कि पोस्ट भी कम होती हैं, सीट्स भी सबसे कम आईएफएस की होती हैं। अच्छा। कि किसी साल होता है कि सरकार 20 सीट से निकाल रही है आईएफएस की, किसी साल 30 सीट से निकाल रही है आईएफएस की, तो उसमें जितने अलॉटेड सीट्स होती हैं उसमें से इतनी सीट्स ही होती हैं। तो मुझे ये तो पता था, तो उसी के लिए मैंने हमेशा से प्रिपरेशन करी कि आईएफएस बनूंगा। तो कोई रीजन कि आईएफएस सर्विसेज में इतनी कम सीट्स निकालते हैं? रीजन देखो मैम ऐसा है कि रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो वैसे है ज्यादा गवर्नमेंट को, पर एक ऑफिसर है जो कभी साउथ ब्लॉक में सर्व कर रहा है, कोई किसी और कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पोस्ट है। तो शुरू से हमारे देश में ये रही है दिक्कत कि हम आईएफएस को उतनी ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है जितने हमें इसको आइडियली देनी चाहिए, क्योंकि अब एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और इंडिया जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बोलते हैं कि विश्व गुरु की बात होती है, तो हमें हर कंट्री में या हर मेजर एरिया में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो जितने हमारे आईएफएस कम होंगे उतनी प्रेजेंस हमारी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो गवर्नमेंट का अगर आप डाटा देखो तो गवर्नमेंट का डाटा भी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी कहती है कि इंडिया में शॉर्टेज है आईएफएस ऑफिसर्स की। पर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अभी इतनी ज्यादा पोस्ट आईएफएस की नहीं निकालती है, सिलेक्शन कम होती है आईएफएस की। तो तब से मेरे को यही था कि मैंने आईएफएस ही बनना है, क्योंकि एक फैमिली में भी नोन है वो भी आईएफएस है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड वो आईएफएस बना है। अच्छा। तो मेरे को था कि यार यही है जो चीज करनी है। वाओ, तो उनका भी रैंक ऑब्वियसली बड़ा अच्छा, हाई होगा जैसे आप बोल रहे हैं। उसका डबल डिजिट रैंक था। सर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता लगा आईएफएस सर्विसेज को लेके। सो अगर इसी सर्विसेज में आगे बढ़ते हैं तो यूपीएससी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लाइक व्हाट इज यूपीएससी ऑल अबाउट, अगर आप बहुत आसान भाषा में बताना चाहें तो। यूपीएससी जैसे, तो अगर हम फुल फॉर्म बताएं जैसे वो तो सबको पता ही होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है जिसका काम जो है कि रिक्रूटमेंट्स करना। अच्छा। कि सिर्फ जैसे ज्यादातर फेमस तो यूपीएससी सिर्फ आईएएस के एग्जाम के लिए है, इसी एग्जाम के लिए सिविल सर्विसेज के लिए फेमस ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, बहुत सारे और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो यूपीएससी रेगुलर बेसिस के ऊपर सालाना कंडक्ट करवाता है। ज्यादातर प्रचलित तो इसी पेपर के लिए है क्योंकि लेवल या पोजीशनिंग की डिफरेंस है कंपेयर टू एनी अदर एग्जाम। कि जैसे यूपीएससी का एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है, वो बड़ा अच्छा एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है उसमें। सीडीएस का पेपर होता है यूपीएससी का, वो भी बहुत अच्छा है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर सकते हैं। उसी तरह जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो यूपीएससी को अगर हम जनरली देखें तो एक रिक्रूटमेंट बॉडी है कि जो इंडिपेंडेंटली होलिस्टिकली जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं या गवर्नमेंट वैकेंसीज देती है, उन रिक्वायरमेंट्स को या उन वैकेंसीज को फिल करता है। तो ये बेसिक्स है, इसका एक काम पर्पज ये है, इसी के लिए इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की बॉडी है। कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी पब्लिक सर्विस कमीशन होती थी जो ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूट करती थी, जिसको जैसे आज हम जिसको आईएएस कहते हैं, उस समय इसको आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की ही बॉडी है, जिसको बाद में जब हमारा संविधान बना तो इसको हमने संविधान में इनकॉर्पोरेट करके एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ताकि जब हम किसी को रिक्रूट करें, इतनी अच्छी पोजीशन के लिए रिक्रूट करें, इतनी अच्छी इंप्लॉयमेंट के लिए रिक्रूट करें, तो उसमें किसी भी तरह की आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो और वो प्रोसीजर पूरा फ्री एंड फेयर हो। तो ये इसका पर्पस रहा है। तो मतलब उस टाइम पे भी यही रहता था कि सर्विसेज में मतलब जब जाना है, एग्जाम होना है, तो उसमें भी 3 ही स्टेप्स होते थे प्रीलिम्स? नहीं, उस समय डिफरेंट था और उस समय उनका इंटेंशन भी डिफरेंट था। उनका तो इंटेंशन, ब्रिटिशर्स का तो इंटेंशन ये था कि किस तरह से हम मेडल कर सके इंटरनल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट में। अच्छा। कि सरकारें बन रही थी स्टेट लेवल के ऊपर, उनको सेंटर से बैठ के, दिल्ली से बैठ के कैसे अब हर चीज में इंटरफेयर करें। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज का, ब्यूरोक्रेसी का, कि हम सेंटर से बैठ के किस तरह से कंट्रोल करें। फिर जब इंडिपेंडेंस हुई, आजादी हुई, तो ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करी। तो ये यहाँ से। ओके सर, अब जैसे आपने यूपीएससी को बता दिया, इतना अच्छे से आपने इलैबोरेट किया। जेन्युइनली सर, मैं यूट्यूब पे देख रही थी, मुझे इतना ना समझ नहीं आया, बट अभी जब आपने बताया तो आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो सर, अगर बात करें हम सिविल सर्विसेज की, और मैंने बड़ी प्यारी लाइन पढ़ी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कही थी कि वो सिविल सर्विसेज को कहते थे कि पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट समथिंग, वो बोलते थे। तो व्हाट आर योर ओपिनियन, लाइक सिविल सर्विसेज क्यों हमारे देश के लिए जरूरी है? देखो, सरदार पटेल की जैसे हमने बात करी, तो सरदार पटेल ने इसको स्टील फ्रेम कहा था। अब जब उन्होंने एक स्पीच दी थी, तो जब उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश को चलाने के लिए अंग्रेज थे, वो चले गए जी। तो अब आप लोग हो जो इस कंट्री को आगे रन कर सकते हो। तो आपका एक एफिशिएंट रोल होना देश की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि देश की एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसी रही है। हम किसी बिल की बात करते हैं, किसी लॉ की बात करते हैं, है ना, तो उसके पीछे का चेहरा कौन है, उसके पीछे दिमाग किसका है, उसके पीछे जो चेहरा है, उसके पीछे जो दिमाग है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो फेस हैं, कि वो पब्लिक फेस हैं, है ना, तो वो पब्लिक फेस में उन्होंने लोगों से बातचीत करनी है, उन्होंने आइडियाज देने हैं, उन आइडियाज की एग्जीक्यूशन जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी है। तो सरदार पटेल ने भी यही कहा था कि आपका रोल जो है ना, देश की तरक्की में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है।
क्योंकि सिर्फ आइडिया, सिर्फ लॉ मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करता है उसका एग्जीक्यूशन। कि अगर हमें पता है कि सरकार ने बोल दिया कि यार देखो ऐसा है कि ना लोगों को खाना पहुंचाना है। अब जैसे भारत सरकार की स्कीम है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देते हैं, राशन पहुंचाते हैं। अब वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पहुंचाना तो गवर्नमेंट का आइडिया है, गवर्नमेंट की स्कीम है। अब उसकी एग्जीक्यूशन कितनी बेहतर तरीके से करनी है कि जिसको रिक्वायर्ड है उसी को मिले और समय पे मिले। वो कौन बनाएगा? ऐसी पॉलिसी कौन बनाएगा कि कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बेनिफिशियरीज हैं, और जिन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया उसमें किसी तरह की एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा काम जो है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को स्मूथ करना एक ब्यूरोक्रेसी का काम है। तो मतलब बेसिकली ग्राउंड लेवल तक लेके जाना। बिल्कुल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है ना, कि टॉप से लेके नीचे तक की जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी इस ब्यूरोक्रेसी का काम है। तो हमारे देश में जो भी सिस्टम चलता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी में कुछ नहीं चल सकता। तभी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है ना वो काम रोकते हैं, रेड टेपिज्म करते हैं। पर रेड टेपिज्म बिल्कुल सुना है, वो होता ही है, लोग बोलते हैं बिल्कुल, पर डिले करना भी कई बार जरूरी हो जाता है ना। ये तो नहीं है कि रेड टेपिज्म अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास काम है तो आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करो, पर उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सही होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स को सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि आप जो हो ना स्टील फ्रेम हो, कि स्टील फ्रेम का मतलब है कि अनब्रेकेबल बॉन्ड है ये, कि ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इसी ने ही देश चलाना है। तो ब्यूरोक्रेट्स ही जो हैं वो एक तरह से देश चला रहे हैं बैक एंड पे रह के। तो ये एक पर्पस है ब्यूरोक्रेसी का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस है हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन का। ब्यूटीफुल सर, इट्स जस्ट लाइक कि बिहाइंड द कैमरा वाला जो कैमरा मैन होता है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। ओके सर, इसी में अगर मैं पूछूं, अब जैसे आपने बोला कि स्टील फ्रेम ऑफ वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, लाइक अगर आपको कोई वर्ड्स बोलने हो सिविल सर्वेंट्स को लेके, कि अगर आप उनको डिफाइन करना चाहेंगे तो आप क्या डिफाइन कैसे करेंगे उनको डिफाइन? सिविल सर्वेंट्स को देखो, सिविल सर्वेंट्स को डिफाइन करना कुछ आसान नहीं है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि वन वर्ड, तो वन वर्ड में आप सिविल सर्वेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सिविल सर्वेंट्स को अगर मैं बताना चाहूँ तो सिविल सर्वेंट्स बैकबोन है, कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इस देश की। कि जितनी स्ट्रांग ये रीढ़ की हड्डी रहेगी, जितनी स्ट्रांग ये बैकबोन रहेगी, उतना ही स्ट्रांग हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। कि हम अक्सर बोलते हैं कि यार सरकार बड़ी एफिशिएंट है, पर वो सरकार है कौन? वो एफिशिएंट कौन है? वो एफिशिएंसी, वो सरकार, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो ब्यूरोक्रेसी एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, कि इस रीढ़ की हड्डी के बिना, इसके बिना देश नहीं चल सकता। जस्ट लाइक आवर बॉडी नहीं चल सकता। तो ये मैं उसको ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे से कोई पूछता भी है तो मैं यही बोलता हूँ कि भैया तुम रीढ़ की हड्डी हो, तो तुम रीढ़ की हड्डी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, और तुम्हें हमेशा एक तरह से काम करना आना चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे सीधे रहना, कहाँ पे झुकना है। एग्जैक्टली सर, आई एग्री ऑन दिस। तो तुम हमेशा वन साइज फिट ऑल पॉलिसी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ दिमाग भी है। तो दिमाग, रीढ़ की हड्डी, ये सब चीजें अलाइंड होनी चाहिए। तो ये जो अलाइनमेंट है ना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। तो ब्यूरोक्रेट्स ये हैं कि देश चला रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है देश के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि करते क्या है। अगर ये ना हो तो काम होना। सर अग्री, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि ब्यूरोक्रेट्स निष्पक्ष होके, यू हैव टू बी न्यूट्रल। बिल्कुल मतलब न्यूट्रल होके आप काम करो, क्योंकि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल जो चीज चाहिए वो सही टाइम पे सही जगह। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कि यू आर नॉट सर्विंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, you are basically working for a nation, you are working for our country, irrespective of the political party, irrespective of the people in power, you have to work as you are. Okay. तो आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना, आपको अकाउंटेबल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ना ट्रेडमार्क है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का। ओके, सो सर आई थिंक फिर यही रीजन होगा कि हम लोग सब 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर है मतलब क्यों सेलिब्रेट? सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि पहली बार जब जो IAS प्रोबेशनर्स थे 1947 में मेटक्लेफ हाउस में स्पीच दी थी, सरदार पटेल ने IAS प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था। तो वो 21 अप्रैल को पहली बार भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको एड्रेस किया था। तो उस एड्रेस को एक ट्रिब्यूट के लिए, क्योंकि उसी जिस स्टील फ्रेम की बात करी, उस एड्रेस में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी। स्पिरिट द कॉर्प्स का एक आइडिया होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किस तरह से आपने न्यूट्रल रहना है, किस तरह से आपका रोल रहेगा, क्या एफिकेसी होती है, क्या ब्यूरोक्रेट्स का रोल रहेगा देश की तरक्की के लिए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्मूथ बनाना है, किस तरह से गवर्नेंस में आपका रोल रहेगा। ये सारी बातें पहली बार सरदार पटेल ने 1947 में IAS प्रोबेशनर्स को कही थी 21 अप्रैल को। तो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में 21 अप्रैल जो है उसको सिविल सर्विसेज डे घोषित किया गया सरकार के द्वारा। ओके, तो मतलब बेसिकली हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और इट इज अबाउट कि जो स्पीच सरदार पटेल ने दी थी
तो वो स्पीच अगर मैं तो हर जो हमारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, मैं उनको कहूंगा कि वो स्पीच पढ़ें जाके एक बार। ज्यादा बड़ी स्पीच नहीं, छोटी सी स्पीच है, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, अगर आप सर्च करोगे जाके तो आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी स्पीच है। उसमें आपको कुछ जैसे हम जब भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम हर बार बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको आंसर में लिखने चाहिए या आपको जनरली भी पता होने चाहिए, तो उसमें हर एस्पिरेंट को वो शब्द भी मिलेंगे। तो वो अच्छी स्पीच है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। हर एस्पिरेंट को तो क्या, हर आदमी को पढ़नी चाहिए, जिससे पता लगता है कि यार ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या रहेगा देश के लिए। जी। सो अब जैसे आपने इतनी प्यारी गाइडेंस दी कि गो अहेड एंड रीड दैट पर्टिकुलर स्पीच, तो आई बिलीव कि सर गुरु का या टीचर का ना बहुत बड़ा रोल रहता है एक लीडर को उभारने में, है ना। मतलब किसी का टैलेंट आप पहचान रहे हो, फिर आप उसको मोटिवेट करो, जैसे आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया कि गो अहेड एंड टीच, है ना। तो आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी बड़ी यूनिक बात आपको याद हो कि मतलब यार ये भी टैलेंट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट? बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जिनके अलग अलग टैलेंट होते हैं। कई टैलेंट तो बताने भी नहीं चाहिए, है ना। कई आप मुझे पॉडकास्ट के बाद बताना। उनको लगता है कि उनका टैलेंट है और वो टैलेंट होता नहीं है आइडियली। अच्छा, ओके। वो होता है कि चलो ठीक है जैसे भी है, पर अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं ना, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली हम 3 से 4 हजार लोग पढ़ा देते हैं। अच्छा। 3 से 4 हजार एस्पिरेंट्स को हम पढ़ा देते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं। तो ऑफलाइन भी मतलब 1500 से 2000 एस्पिरेंट हर साल पढ़ाते हैं, और फिर जब हम ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो ऑप्शनल में 100-125 बच्चा हर साल पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, तो ऑप्शनल वालों के भी कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होती है कंपेयर टू जनरल स्टडीज के एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि जनरल स्टडीज में तो ये होता है कि मैं एक बैच में गया, वहां पे 100-125 बच्चा बैठा है, तो मैंने 40 दिन पॉलिटी पढ़ाई, फिर 20 दिन IR पढ़ा दिया, तो मेरा 50-60 दिन का इंटरेक्शन के साथ रहता है। अच्छा। पर जब मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ तो ऑप्शनल में इंटरेक्शन जो होता है वो 6 महीने का रहता है। Okay. क्योंकि 6 महीने वो बैच हर रोज चलना है। सर ऑप्शनल ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। तो कई सारे ऐसे अलग अलग विद्यार्थी होते हैं जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा। और हमें भी सीखने को मिलता है। तो अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हम एक टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एस्पिरेंट में कि अपने आप को अपना काम कैसे करना है। तो जैसे अगर मैं तो कई सारे बच्चों के नाम भी लेके बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं वो बताऊंगा कि जो सिलेक्ट भी हुआ है, जिनको लोग जानते भी हैं, जैसे आदित्य है, लास्ट ईयर रैंक 70 आया, उसका हमारा क्लासरूम स्टूडेंट था, डॉक्टर है, ही इज एन MBBS। तो उसकी एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी, जो मैंने ऑब्जर्व की पहले भी करी थी, पर जब वो सिलेक्ट हो गया तो मुझे लगा कि यार इस चीज ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसकी सिलेक्शन में, वो है उसकी मल्टीटास्किंग। कि मल्टीटास्किंग के साथ साथ कि कितने एफिशिएंटली उसने टाइम को मैनेज किया। कि आप हिसाब लगाइए कि पूरी दुनिया एक समय पे पेंडेमिक के थ्रू जा रही थी, है ना, पूरा दुनिया रुकी हुई थी। उस समय के ऊपर वो लड़का आदित्य जो है वो इंटर्नशिप भी लगा रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो इंटर्नशिप है, क्योंकि MBBS कर रहे हैं आप, तो आपकी इंटर्नशिप भी चलनी है, वो इंटर्नशिप भी कर रहा है, जिसमें वो लोगों की सेवा भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि डॉक्टर्स उस समय तो मतलब भगवान थे लोगों के लिए। एक अच्छा डॉक्टर होना तो बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब एक अच्छा डॉक्टर होना एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से भी बेटर चीज है। तो वो उसमें भी काम कर रहा है, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन भी कर रहा है, वो आंसर्स भी लिख रहा है, कि वो हॉस्पिटल में ड्यूटी में बैठ के आंसर्स भी लिख रहा है, कि जब उसे समय मिल रहा है तो वो ये कर रहा है कि मेरा एंड गोल क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। कि मतलब आप ये भूले नहीं हो कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। कि अक्सर हमें लोग कहते हैं ना कि आप प्रेजेंट में जियो, है ना, कि आप अक्सर यहाँ पास्ट में जीते हो या फ्यूचर में जीते हो, तो आप प्रेजेंट में तो जी रहे हो, पर आप अपना एंड गोल नहीं भूल रहे हो। कि उसने एंड गोल बनाया हुआ था, कि मेरे को याद है कि मैंने 2019 में उसका मेरे को बैच आया था 5 से 8 का, जो हमारा बैच होता है शाम का, तो 2019 में उसका वो बैच था। अच्छा। तो 20 में पेंडेमिक आ गया और लास्ट ईयर वो सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 70 लिया उसने। ये खूबसूरती किस चीज की है? ये खूबसूरती है उसकी मल्टीटास्किंग की, उसकी टाइम मैनेजमेंट की, कि उसको पता है कि मेरा एंड गोल क्लियर है, मैंने एक रास्ता तय किया हुआ है, अब उस रास्ते को मैं कितनी अच्छी तरह से उस पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स का काम है एग्जीक्यूशन, तो वो कितनी अच्छी तरह से उसने एग्जीक्यूट किया कि उसने अपनी उस ड्यूटी को भी साइडलाइन नहीं किया, ना ही उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किया, ना ही अपने गोल में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया। वहां भी वो सक्सेसफुल रहा और यहां भी वो सक्सेसफुल रहा। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जैसे मेरे को याद है कि मेरे एक स्टूडेंट था, शिवेक नाम है उसका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है वो उसका JKPCS क्लियर हुआ, ठीक है, तो वो मेरा ऑप्शन का स्टूडेंट था। तो मेरे को याद है कि जिस दिन रिजल्ट आया मैं गोवा एयरपोर्ट पे था, मैं गोवा गया हुआ था, तो मैं गोवा से वापस आ रहा था, तो मैं गोवा एयरपोर्ट पे था, तो उसका मेरे को मैसेज आया कि सर मैंने क्लियर कर लिया, मैंने उसने सिर्फ JKPCS, उस साल उसने UPSC मेंस भी लिखा था, अनफॉर्चुनेटली उसका क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी भी एक बात थी कि वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था, उसको था कि मैंने वर्दी डालनी सर,
कि मैंने यूनिफॉर्म डालनी है, क्या बात है कि मेरा प्यार खाकी है। उसको वो हमेशा ही बोलता था कि सर मैंने यूनिफॉर्म डालनी है। और उसने ना अपने आप को बिल्ड भी उसी तरह किया हुआ था कि वो फिजिकली भी बहुत फिट था, मेंटली बहुत फिट था, कि जब उसका फोन भी आता था तो वो हमेशा यही बात बोलता था कि सर घबराया नहीं हूं मैं, कि घबराया नहीं हूं मैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज शो करती है कि आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। Exactly. कि मैं घबराया नहीं हूं, हाँ मुझे पता है कि अभी नहीं है पर हो जाएगा। तो और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी की बात है कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो उसको मिला जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बिल्कुल ये मेंटल स्ट्रेंथ है कि फिजिकल फिट। उसको पता था कि मैंने, जैसे वो डीएसपी है तो उसको पता था कि मैंने वर्दी डालनी है, तो उसने अपने आप को फिजिकली ट्रेन भी वैसे ही किया। वो शुरू से फिजिकल ट्रेनिंग भी करता था, जिम जाता था, रनिंग करता था, सब कुछ करता था वो। कि अक्सर ना लोग बोलते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी में ना समय नहीं मिल रहा। समय निकालना पड़ता है कि जो आपने सोचा है उसको पूरा करने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को बिल्ड ही ऐसे किया। तो जैसे चाहे आदित्य हो, चाहे शिवेक हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं भी होते हैं। अब उनमें कमी कोई नहीं है, बस वो लास्ट मोमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाना, वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाना, वही है बस। सो मतलब ये जो दोनों जर्नीज आपने बताई है ना, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में इन्होंने इतनी बेहतरीन तरह से एग्जीक्यूट किया कि ऑब्वियसली फिर जब आप अपनी पर्सनल लाइफ की जो जर्नी रहती है ना, फिर आप अपने हर देशवासी को वैसे ही देखते हो। बिल्कुल, है ना। तो आई गेस वो चीज भी कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बिल्कुल बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि आप इतनी सारी जर्नी में से निकल के आते हो, आपने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे होते हैं। और ये प्रिपरेशन ऐसी है ना कि इसमें जो अप्स एंड डाउन्स आदमी देखता है ना, वो पर्सनल लेवल पे ज्यादा देखता है। कि आप, वही बात है कि अर्श से फर्श तक बात है कि आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको लगा कि यार इस बार ना हो जाएगा, फिर जब आप रिजल्ट आता है कि यार नहीं हुआ यार, तो वो जो होता है ना वेव होती है इमोशंस की वेव, वो और कोई समझ नहीं सकता। जिस आदमी ने जितनी मर्जी तैयारी करी हो, कोई आपके परिवार का आपके कितना भी क्लोज हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका सगा संबंधी हो, कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, कोई भी वो इमोशन में आपके साथ नहीं है। Exactly. क्योंकि वो कोई फीलिंग को समझ नहीं सकता। तो वो फीलिंग आप ही ने समझनी है, वो चीज आप ही ने देखनी है। तो आपको पता है कि यार कभी मैं भी सिचुएशन में था, है ना। तो मैं उस सिचुएशन में, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस आदमी पे क्या बीत रही है। पर वो अगर 1% भी मैं समझ जाऊँ ना, जिसको हम ना सिविल सर्विसेज की भाषा में या तैयारी की भाषा में एम्पैथी बोलते हैं, एम्पैथी, कि अगर वो 1% भी मेरे अंदर रह गई ना, तो मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा। कि मुझे ये लगना चाहिए कि यार हर आदमी को जरूरत है, और कोई आदमी ना किसी पुलिस वाले के पास या किसी ब्यूरोक्रेट के पास ना बिना जरूरत के नहीं आता। हम तो अपने घर वालों के पास बिना जरूरत के नहीं जाते। ये तो सर, है ना। exactly, तो सर, अगर वो किसी ब्यूरोक्रेट के पास जा रहा है तो बिना जरूरत के नहीं जा रहा है। तो वो 1% की एम्पैथी भी आपके अंदर है ना, तो वो सही है। और वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी पर्सनल जर्नी से ही आती है, कि आपने घर में क्या देखा, आप कैसे बिल्ड किया आपने अपने आप को। वो पर्सनल जर्नी जो होती है वो आपको एक इंसान बनाती है। और यही यूपीएससी है। यूपीएससी की जर्नी सिर्फ ये नहीं है कि आप अधिकारी बन गए, यूपीएससी की जर्नी है कि आप एक अच्छा इंसान बन गए। सर मतलब आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप अपना एक खुद का नया कैरेक्टर भी बना रहे हो। बिल्कुल, पर्सनैलिटी बिल्डिंग बहुत होती है इसमें। पूरा आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कि अगर मेरे से कोई पूछे, या जैसे मेरे को लोग जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, है ना, मेरे कॉलेज के लोग मिलते हैं मेरे को, या स्कूल के लोग मेरे को मिलते हैं, तो मेरे को प्री प्रिपरेशन का अनुज और पोस्ट प्रिपरेशन का अनुज, जमीन आसमान का अंतर है। वाह सर। क्योंकि मुझे भी पता ना कि मैं क्या था, हर आदमी को पता होता है वो क्या चीज है। अग्री, हाँ। तो अगर मेरी कोई जर्नी देखे, या कॉलेज में मैं क्या था, यूनिवर्सिटी में मैंने क्या किया, स्कूल में मैंने क्या किया, कैसी मेरी हरकतें थी, मैं पर्सनली कैसा था, तो मुझे पता है कि इस प्रिपरेशन ने मुझे क्या किया, इस प्रिपरेशन ने मुझे एक दिशा दिखाई कि यार हाँ यार, यारी दोस्ती भी जरूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है, पर लाइफ की एक जर्नी होनी चाहिए। वो जर्नी आपकी क्या है ना, वो डिटर्मिन करने के लिए ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। कि जैसे ना, हाँ, एक ना सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, तो उनकी ना गौरव अग्रवाल सर, मेरे को वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इंडिविजुअल अगर कोई मेरे से पूछे कि जो सिलेक्ट हुए 10 साल में, गौरव अग्रवाल सर, 2013 में रैंक 1 था उनका। अब मुझे याद है कि उनका ना एक सेमिनार अटेंड करने गए थे हम, वो शायद ऑनलाइन में भी सेमिनार पढ़ा हो, मुझे आइडिया नहीं है, पर वो सिलेक्ट हुए थे, बहुत रश था जब वो नए सिलेक्ट हुए थे, रैंक 1 आया, और बहुत बड़ी बात होती है कि हम एस्पिरेंट थे, हमें लगा कि यार रैंक 1 क्या कमाल है, मतलब ना कि वो यूपीएससी के शाहरुख खान है जिसका रैंक 1 आ गया ना, है ना, मतलब वो सुपरस्टार है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक बात की थी कि उन्होंने कहा कि यार आप इस हॉल में बैठे हो, क्या करने आए हो। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, हमने भी हाथ खड़ा किया कि क्या करने आया। तो सबने, कईयों ने हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने एक दो जन से पूछा, ऑब्वियसली हमारी बारी नहीं आई वो हाथ खड़ा करने पे जवाब देने की। तो किसी में सर सिलेक्ट होने आए हैं, अफसर बनने आए हैं, ये है वो, सबने अलग अलग जवाब दिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस हॉल में आए हो, इस तैयारी में आए हो, सबसे पहले एक चीज सीखो कि कुछ सीखने आए हो। कि जिस दिन ये समझ जाओगे कि मैं सीखने आया हूं ना, उस दिन हर चीज आसान हुई। तो वो मेरे को बात हिट करी, मैंने कहा बात तो सही है। क्योंकि
इस तैयारी में आए हैं, सिर्फ एंड गोल तो क्लियर है, पर सीखने क्या आए हैं। जब तक चीजें सीखेंगे नहीं ना, क्योंकि इसमें रोज नई चीजें सीख रहे हैं, आज तक हम नई चीजें सीख रहे हैं कि मैं क्लास लेने जाता हूँ तो रोज हम क्लास प्रिपेयर करते हैं पहले ओके कि अगर आज शाम को मेरी बैच है, मेरी क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो मैं शाम को जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस बैच को पहले प्रिपेयर करूंगा क्लास में मैंने क्या पढ़ाना, और मेरे को 7 साल हो गए चीज पढ़ाते हुए, पर फिर भी मेरे को डेली प्रिपेयर करना पड़ता है। और उस प्रिपरेशन से, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जो बच्चा बैठा है ना वो तो नया है ना, उसको अलग तरीके से आज समझाना पड़े, तो वो चीज मेरे दिमाग में स्टिक करी कि रोज कुछ सीखो। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू अनलर्न, देन यू हैव टू लर्न। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। बेसिकली आप किसी एक पॉइंट पे पहुंचे और फिर से एक बार शून्य होना पड़ता है कि आप वापस से रीस्टार्ट करो वो जर्नी, राइट? किसी पॉइंट पे पहुंचते नहीं, आप हर रोज शून्य ही हो। क्या एग्जैक्टली? आप सो गए, हाँ आप सुबह उठे, शून्य हो। बात तो वही है। वैसे सर मेरे पापा भी यही बोलते हैं कि रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो, हमेशा ना ओपन बुक। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिए मुझे। तो अगर आपका कोई स्टूडेंट ऐसे पॉइंट पे अगर डीमोटिवेट, हल्का सा मोरल डाउन हो जाता है कभी कभी, तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं? क्या आपका अप्रोच रहता है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर में आते हैं। जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है 26 मई को, मेरे को रोज मैसेज आते हैं आजकल बच्चों को कि सर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्या करें। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। कई सारे लोग मेरे रूम में आके, ऑफिस में, कैबिन में मेरे पास आके बैठते भी हैं कि सर क्या करें, सर समझ नहीं आ रहा है, सर कि एक दिन बीच में पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे हर रोज के, मतलब हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि यार मोटिवेशन गलत जगह ढूंढने आए हो। क्योंकि मैं क्लास में भी ऐसे बच्चों को यही बोलता हूँ कि मैं तुम्हें क्या मोटिवेट करूंगा, तुम खुद मोटिवेट करो। कि तुम्हारा को जब तक ये रियलाइजेशन है ना कि मैंने क्यों तैयारी शुरू करी थी, तो तब तक तुम मोटिवेटेड हो। हाँ, अप एंड डाउन आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, तुम्हें लगेगा यार आज मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, वो डे है, वो फेज है, वो इमोशन है। हमें ये समझना है कि हमारा जो इमोशन है ना वो मोमेंट्री होता है, वो आया और चला जाएगा। आज तुम हंस रहे हो, 5 मिनट रोने लग जाओगे, ठीक है ना? कि तो इमोशन है ना, वो कंटिन्यूड नहीं रहेगा। अगर आज तुम डीमोटिवेटेड हो ना, तो वो तुम्हारा इमोशन है, वो तुम्हारा परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंटली तुम डीमोटिवेटेड नहीं रहोगे। तुम्हें ये नहीं होगा कि मैं 1 साल ही डिमोटिवेटेड रहा। अगर तुम 1 साल डिमोटिवेटेड हो, 1 साल तुम हताश हो, तो तुम्हें हेल्प की जरूरत है। ठीक है ना? तो फिर वो तुम्हें हेल्प की जरूरत है, और तुम्हें प्रोफेशनली हेल्प की जरूरत है, और वो लेने से घबराना नहीं चाहिए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार बात करो, ढूंढो ऐसा कोई आदमी से तुम बात कर पाओ। क्योंकि हमारे एज ग्रुप ऐसी होती है ना जो एस्पिरेंट्स की, जैसे लड़के हैं, तो मैं लड़कों के अगर दिमाग से बात करूं कि एक एज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि यार क्या हम अपने आप का बर्डन उठा पा रहे हैं, क्या हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। तो हम ना बात करने से बंद कर जाते हैं। हमारी सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है लाइफ में कि मदर और सन के रिलेशनशिप में एक इनहिबिशन आ जाती है ना? फादर के साथ हमारे देश की सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है कि लड़कों की ज्यादा बातचीत है नहीं है, है ना? लड़कों की ज्यादा बातचीत नहीं है कि इमोशन दिखाना वल्नरेबल होना होता है, और वल्नरेबल होना बुरा नहीं है। ठीक है कि आपका दोस्त है, लड़कों के दोस्त आपस में बात भी नहीं करते कोई तमीज से, है ना? कोई तमीज से बात करता नहीं है। और जहां तक रही आपकी रिलेशनशिप की बात की, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उससे आप उतना वल्नरेबल होके ऐसा लगता है लड़कों को कि यार क्या मैं अल्फा मेल तो नहीं रहूंगा, है ना? कि मेरी मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी। तो मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को यही बोलता हूँ कि बात करो, किसी से तो बात करो। अगर तुम मेरे से बात कर सकते हो तो मेरे से बात करो। सर मतलब कि अगर उनको किसी से बात भी करनी है तो वो सही पर्सन से करें, ऐसा ना हो कि वीक जोन में वो गलत डायरेक्शन में हो। वो तो तभी मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि बात करो, अपने परिवार से बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर तुम्हारी स्ट्रेंथ का तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें लगता होगा यार कि मेरे पिताजी को क्या ही पता, है ना? मेरे माताजी को क्या ही पता, सब पता है। ठीक है ना? वो तुम्हें देख के बता सकते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो जी। तो उनसे बात करो। तुम्हारा भाई है बड़ा, तुम्हारा बहन है, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा है, दोस्त भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त सलाह भी देते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त सलाह मिलते हैं, देते हैं, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। कई रिलेशनशिप में ही अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो आप बात करो। आपको नहीं पता है कि कौन सा आदमी आपको किस तरह की स्ट्रेंथ कब दे जाए। एग्जैक्टली सर। तो मेरा एक ही सर आदमी से रहता है कि पहले तो ये सोचो कि मैं इस तैयारी में क्यों आया था। मैं अपने लिए आया था, मैं अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए आया था। तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन तुम खुद हो। तुम्हारा किसी बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर झांको, सब कुछ अंदर ही है। दूसरी बात है, अगर परेशान हो तो बात करो जी। घुट घुट के मत रहो, बात करो। वॉल्केनो फटने दो। Exactly, अगर रो भी दोगे ना कोई फर्क नहीं है, ठीक है? अकेले बैठ के रोने से अच्छा किसी के साथ बैठ के रो, ठीक है ना? अपने घर वालों के साथ बैठ के रो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी रोते हैं, सारी दुनिया रोती है, तो क्या नुकसान है? लास्ट कब रोए थे आप? लास्ट कब रोया था मैं? बहुत पुरानी बात नहीं है।
मैं लास्ट रोया था जिस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया था, दैट वाज ऑन 29 जनवरी। सर आपको डेट्स कैसे मैं याद बता रहा हूँ क्योंकि 29 जनवरी को हाँ। आई बिकेम अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो 29 जनवरी को जब आई बिकेम अ फादर, तो भगवान की कृपा से लड़का हुआ, तो मेरे को बच्चा हुआ, जब लड़का लड़की की बात नहीं, बच्चा हुआ, तो मेरे को नहीं पता था कि दैट इज द इमोशन दैट यू सी। तो वो मेरे को नहीं था, मेरे को था कि यार क्या हो जाएगा। हाँ। पर वो जब हुआ तो वो जो इमोशन थी ना, तो वो अनकंट्रोलेबल फीलिंग थी कि यार हाँ वो यार, मिक्सचर ऑफ इमोशंस था कि क्या पता नहीं था क्या था, जो भी था अच्छा था, है ना। तो दैट इज द डे आई क्राइड अ लॉट। वाओ, Even I held my child for the first time. That is the day I cried. कांग्रेचुलेशंस सर, मतलब आपने मेरा दिल खुश कर दिया यहाँ पे। लास्ट, ये हाँ मुझे भी पता लगा। लास्ट में तभी रोया था अभी। Okay. बहुत ज्यादा, वही कह रहा हूँ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ। So, क्या नाम रखा फिर? ताराक्ष। बड़ा बड़ा यूनिक नेम है, क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिव। ये Sir- क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है। ब्यूटीफुल, ये कहना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा नाम ये कहना दिया। पड़ता है कि मेरे क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है। Of course सर, हम बेशक बाद में दोबारा पूछ लेते हैं नहीं क्वेश्चन, नहीं नहीं, नहीं, नाम की वीटो पावर उसकी थी, और उसका क्रेडिट उसको जाता है और मेरी मदर को जाता है। ब्यूटीफुल नेम सर। इन दोनों को जाता है क्रेडिट। सर अगर जैसे हमने 3 इडियट्स भी देखा था, ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बनना है या वैसे, तो अभी मैं एक निर्मला सीतारमण जी का एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने लाइन बोला, किसी स्टूडेंट ने उनको कहा कि ही वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, है ना। और निर्मला सीतारमण जी का बड़ा अलग सा यूनिक सा रिमार्क था जिसको देख के मैं भी बड़ी खुश होगी। शी वाज लाइक कि आई एम ग्लैड यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड नॉट गेटिंग इनटू यूपीएससी फील्ड एंड आईएएस एंड ऑल। सो अगर आपको ताराक्ष या फिर आपके स्टूडेंट्स कभी बोलते हैं कि अच्छा नहीं मुझे फुटबॉलर बनना है या वैसा कुछ बनना है, तो व्हाट वुड यू से सर? देखो, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी क्रैक करो, कुछ भी करो, कि मैंने तो यही जो मतलब मैंने चाहा था वो इनिशियली तो नहीं हुआ, ठीक है, पर हाँ धीरे 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 पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि यार जो कर रहा है करने दो इसको, ठीक है। तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि यार पहले तुम 2 चीजें होती हैं कि तुम जो कर रहे हो उसको पूरे डेडिकेशन से करो, अचीव होता है तो करे रहो, पर जिद और बेवकूफ़ी में एक अंतर होता है, तो उस अंतर को मत भूलो। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने साल अपनी जिंदगी के 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, हाँ ठीक है, पर अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये नहीं हो पा रहा है, तो चेंज कर लो अपने आप को। वो चेंज होना बड़ा जरूरी है। जैसे वो निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि इट्स गुड दैट यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर नॉट यूपीएससी सिविल सर्वेंट, तो उस चीज से मैं एग्री भी नहीं करता हूँ। उस चीज से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि हो सकता है कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना हो, है ना। एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की उतनी ही जगह है इस देश में जितनी एक सिविल सर्वेंट की है। उतना ही इंपॉर्टेंट रोल एक बिजनेसमैन का है कि जो एक परचून की दुकान भी लगा रहा है ना, जो पान बीड़ी भी बेच रहा है ना, है ना, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए पान बीड़ी, पर जो बेच रहा है, हम बिल्कुल नीचे लिख देना कि जो वो बेच रहा है उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में जितना एक सिविल सर्वेंट का। तो इसमें एक आदमी को जो बनना चाहते हैं पहले उसको ट्राई करना चाहिए, उसको फुल डेडिकेशन से। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अगर आपने सोचा कि मैंने ये करना है तो उसको ट्राई करो, पूरा खुल के ट्राई करो। हो सकता है कि मेरे को लगे, जैसे मेरे को लगता था कि मैं आईएफएस बहुत अच्छा बनूंगा, अब नहीं बना, तो मुझे लगता है कि यार क्या पता, यार मेरी जर्नी में यही था कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि मैं बचपन से सबको ये बोलता था कि टीचर नहीं बनूंगा। सर एट द एंड टीचर है, मोटिवेटिंग तो हाँ, तो वो है ना कि मेरे को लगता है कि यार क्या पता मैं ये ज्यादा सही कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर वही फील्ड में फंसा रहता कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सारी चीजें छोड़ के, कि अब मेरे को लगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं कुछ किसी की जिंदगी में बेटर कर रहा हूँ, लोग अफसर बन भी रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि सर आपकी क्लास में सब समझ आता है, तो मुझे लगा कि यार ये स्किल मेरे में है। तो अगर मैं फंसा रहता कि नहीं 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 यार ये स्किल मेरे में होते हुए भी मैं उसको ना पहचान के आंखें बंद करके बेवकूफों की तरह, गधों की तरह वही काम करता रहूं, तो मेरी गलती है। तो अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो उसको करो, ट्राई करो, कंप्लीटली फुल डेडिकेशन से ट्राई करो, उसको अपनी जिंदगी समझ के ट्राई करो कि ये मेरी लाइफ है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कोई भी चीज ना पार्ट ऑफ योर लाइफ है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, उसको अपनी जिंदगी बना के देखो, कि उसको बनाओ यार, लाइफ तुम्हारी यही है। तो अगर तुम उसकी लाइफ बना के देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार हाँ यार नहीं हो पा रहा, चेंज कर दो। फिर उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी ही पैशन के साथ, उतने ही इमोशन के साथ, ठीक है, और उतने ही दिमाग के साथ। इमोशन में दिमाग नहीं बोलना है, उतने ही इमोशन के साथ आप उस चीज के पीछे लग जाओ और उस चीज में कमाल के दिखाओ। ठीक है ना, कि कोई भी चीज होनी चाहिए ना, आप बिल्कुल अपने आप को समझना तो सबको जरूरी है ना, कि कोई भी चीज हो उसमें कमाल होनी चाहिए। कि यार एक आदमी ने, जैसे कहानी मेरे नाना जी सुनाया करते थे कि एक चोर था, उसको जेल में पुलिस वाले लेके गए, कहते ये जेब कतरा है, ये चोरी बहुत करता है, ये पर्स मार लेता है। तो जज ने बोला कि यार तू क्या करता है? कह रहा कि सर मेरे को आता यही है। ठीक है, कह रहा कि तुझे क्या पता तेरे में और कोई स्किल है कि नहीं है, तुझे क्या पता कि कह रहा जो मैं करता हूँ ना वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। तो जज कहता इस बात की गारंटी कैसे ले सकता तू? कह रहा जज साहब देखो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हथकड़ी मैंने डाली हुई है, पुलिस वाला मेरे को लेके आया, इनसे पूछो उनका पर्स कहाँ है। तो उसने पर्स, पुलिस वाले ने पर्स चेक किया, कह रहा पर्स आपका ये रहा।
तो मतलब जो चीज करो, एग्जांपल थोड़ी है नेगेटिव, पर बात यह है कि जो चीज करो उसमें expert कमाल है होने ना? चाहिए। हाँ, तो वो ठीक है। कमाल वाली फीलिंग है कि अगर आप पैशनेटली उसको कर रहे हो ना, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करके, अपने आप को समझ के, तो सही कर सकते हो आप। सर मतलब बेसिकली जिस चीज से आप प्यार करते हो आप वो करो। अब जैसे फिल्म्स भी बनती प्यार हैं। का तो मैं नहीं मानता। हाँ मतलब जैसे लाइफ बना लो उस चीज को। हाँ, उस चीज को अच्छी तरह करो। दिल क्योंकि से करो। प्यार तो मुझे लगता नहीं कि प्यार एक इमोशन होता है, वो ऊपर और नीचे होता रहता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। मतलब दिल से करो जो हाँ, कर दिल रहे से हो, करो, है ना? मतलब दिल और दिमाग से, दिमाग को पीछे नहीं छोड़ना है। दिल and दिमाग। दिल और दिमाग से, I'll highlight this. मन से करो। दिल, दिमाग और मन तीन अलग अलग चीजें होती हैं। ओके मन से करो जी। तो मन में एक बैलेंस होता है, ओके तो वो मन से करो, ना दिमाग से करो ना दिल से करो, मन से करो कि सोच समझ के करो। बैलेंस। ओके सर, अब जैसे आपने ये चीज़ बोली, अब मैं जस्ट इसको वाइंड अप की ओर लेके जाऊंगी। और ऐसी कोई बात जो आप अपने स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स द एंड कहना चाहेंगे, या ऐसी कोई कोड जो आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? जैसे मन वाली बात आपने बड़ी प्यारी बोली मुझे। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, हर एस्पिरेंट को यही बोलता हूँ, क्लास में भी यही बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे पहले मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ओके कि तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, पर मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मैं करूंगा, अगर मैं सही तरीके से करूंगा ना, तो मेरी लाइफ सही जाएगी। क्योंकि हर आदमी को अपनी लाइफ से ज्यादा प्यार होता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार कर्म अच्छे करो, कि यू डोंट हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। मैं हर एस्पिरेंट को हर क्लास में ये बोलता हूँ कि यार पेपर होना ना होना, हाँ, एक सोसाइटी के माध्यम या सोसाइटी की नजर से ना एक तुम्हें वो वैलिडेशन मिल जाएगी, यार ये क्रैक कर गया, तो क्या पता ये कुछ सही कर रहा था। हो सकता है कि तुम सही कर रहे थे पर तुम्हारा पेपर क्रैक नहीं हुआ, उसमें दिक्कत नहीं है। वो तुमने कुछ चीज सीखी यार, तुम कहीं और अप्लाई करके देखोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमने कि जो नहीं बनते यूपीएससी एस्पिरेंट, नहीं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, पर वो लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं यार। ठीक है ना, मैं भी सही कर रहा हूँ लाइफ में, अपनी लाइफ में ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी कहते हैं कि यार जो तू कर रहा है ना वो करना चाहता हूँ मैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सर्विसेज में हैं और वो आके बोलते हैं यार कि यार टीचिंग करनी है, तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑलवेज। तो आपको हमेशा लगेगा कि जो कुछ कर रहा है ना वो सही कर रहा है, पर जब आप कुछ कर रहे हो ना तो हमेशा इस नजरिए से करो कि यार मैं इससे सही कर सकता हूँ, अगर मैं इससे सही कर सकता हूँ तो उसको बेटर करने की कोशिश करो। अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, अपने कार्य के ऊपर फोकस करो। अगर आप अपना कर्म, अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हो ना, तो अपना भी भला करोगे, अपने आसपास वालों को भी भला करोगे। तो हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करो कि अगर तुम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार मैं इस नजरिए से पढ़ा रहा हूँ ना, कि जब तुम साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी पेपर दो ना दो, तुम्हारा पेपर हो ना हो, तुम ये ना बोलो कि अनुज सर ने हमें बेवकूफ बना दिया था। तो मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि तुम इसलिए काम करो कि 3 साल बाद कि तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारा बाई चांस पेपर नहीं हुआ, तो तुम ये रिपेंट ना करो कि यार मैं थोड़ा और एफर्ट डाल लेता। जितना है ना डाल दो, जितना है डाल दो, हो जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा कुछ तो जिंदगी में कर लोगे। बेवकूफ नहीं है कोई, सब कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। तो यही मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ, बस चलते रहो, बस चल रहो जिंदगी चल में। और रुक के करेंगे भी क्या। सर वो रफी साहब का गाना नहीं है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला हाँ, गया? मेरे नाना जी का फेवरेट सॉन्ग था। सर मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। बहुत अच्छा गाना है वो। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। काफी नई बातें मुझे सीरियसली, मन वाली बात और काफी IFS वाली बात बड़ी नहीं पता लगी मुझे। एंड अगर आपके भी कुछ सवाल है घबराइए मत, सारे सवाल कवर हो गए आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड थैंक यू सो मच।